गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है, हम इसको जानते हैं, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं फिर बाद में मिटा देंगे। इसका नाम है C2 साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल कहते हैं या इसको बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन क्यों कहते हैं, जरा इन दोनों टॉपिक पर हम ध्यान देंगे। जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर। C2 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो पहला कंपाउंड बनता है ना, वो कंपाउंड कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, C2 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए फोटो रेस्पायरेशन, रिस्पायरेशन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग के अंदर भी रिस्पायरेशन होता है, तो रेस्पायरेशन के द्वारा जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो रेस्पायरेशन के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये जो प्रक्रिया होती है ये फोटो के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आइए इसको मिटा करके चलते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल, ये जो C2 साइकिल है ना, ये C2 साइकिल 3 महत्वपूर्ण, क्या है, 3 महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स में चलता है, कोशिकांगों में चलता है। कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, और मेजॉरिटी इन केस किस में चलता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। देखेंगे जैसे पहला जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा है पैराक्सीसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों से आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है ना, इसको हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं और इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। रसोई घर और ऊर्जा घर में अंतर है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसको क्या करते हैं, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन एक इसी में और है जिसको हम बोलते हैं पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम का काम क्या होता है, जैसे कोई जहर वगैरह खा लेते हैं तो वो जहर कहाँ जाता है, किडनी को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। तो इस किडनी और लीवर में जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, लीवर और किडनी की, उनमें सबसे ज़्यादा पैराक्सीसोम पाया जाता है हर कोशिकाओं में, याद रखेंगे इसको। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जो टॉक्सिन है, जो जहरीले पदार्थ हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करना। ठीक है ना, अब जब डिटॉक्सीफाई हो जाएगा तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कुछ डिटॉक्सीफाइंग क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उस जहर के प्रभाव को, या जो विष है उस विष के प्रभाव को कम करना है। ठीक है, ये मेजॉरिटी हम किस में, किस कोशिकाओं में पाया जाएगा, मेजॉरिटी में ये पैराक्सीसोम। ये पैराक्सीसोम सबसे ज्यादा पाए जाएंगे आपके क्या बोलते हैं, जो लीवर और किडनी की कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए इस साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें कुछ चीजें बताई गई थी, जैसे हमने वहां पर भी प्रीवियस वीडियो में डाला गया है, देख लीजिएगा कि C4 जो C2 साइकिल है ये क्यों चलता है। ठीक है, हमने बताया था जब हमारे एटमॉस्फेयर में, कहां पर, एटमॉस्फेयर में जब किसकी सांद्रता बढ़ती है, ऑक्सीजन की, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। ये रुबिस्को ऑक्सीजन को क्या करेगा, किसके साथ, RuBp के साथ जोड़ देगा। और जब ये RuBp के साथ जोड़ दिया तो ये कितने अणु के कंपाउंड हैं, 2 अणु के। ठीक है, तो कितने कार्बन हुए, 5, तो 5 दूनी 10 कार्बन हो गया। तो अब इसमें से क्या हुआ, अब क्योंकि ये जब जुड़ेगा तो हमने आपको वहां स्टार्टिंग में बताया था, एक 2 कार्बन परमाणु बनेगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये ठीक है, ये कितने अणु हैं, ये 2 अणु बनाया, कितने, 4, 2 कार्बन के, मतलब 4 कार्बन हुए। कितने कार्बन का है, 10, तो यहाँ 3 कार्बन का, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। ठीक है, अब इधर नहीं चलेंगे, अब इधर हम चलेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। इसमें ज्यादा एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है, ये क्या है, एक ऑटोमेटिक होने वाला प्रक्रिया है। फिर ये क्या होंगे, इसमें जो ग्लाइकोलेट है इसके भी 2 अणु बनेंगे, क्योंकि हम 2 अणु लेके चल रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, 2 अणु भी बनेगा। तो क्या बना, फास्फोग्लाइकोलेट से क्या बना, ग्लाइकोलेट। तो फास्फो का मतलब यहाँ है फास्फोरस, तो फास्फोरस निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट
क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा। जैसे डिफ्यूजन पढ़े हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, आर पार, परमिबिलिटी पढ़े हैं ना, तो उसी में क्या होगा, ये उसी के थ्रू ये क्या करेगा, ग्लाइकोलेट जो है क्लोरोप्लास्ट से कहाँ चलाएगा, परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में आने पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज होगा किसमें, ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में ऑक्सीडाइज होगा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड में। हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम, इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेज, इस कैटालेज को डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा H2O प्लस O2, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज हुआ तो ग्लाइऑक्सिलेट बना। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट के साथ ये क्या करेंगे, एक इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एमिनो ग्रुप। ये एमिनो ग्रुप जैसे ही क्या होगा, ग्लाइऑक्सिलेट के साथ जुड़ेगा, ये बदल जाएंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, याद रखेंगे, ये एक क्या है, ग्लाइसिन जो है ये एक सिंपल एमिनो एसिड है। क्या है, सिंपल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड ही जैसे हमारे कोशिकाओं, जो हमारा शरीर है किसका मिलकर बना है, कोशिकाओं का, वैसे एमिनो एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो ये क्या है, एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। क्लियर है। अब ये अगेन जो ग्लाइसिन है, अगेन कहाँ चला जाएगा, ग्लाइसिन अगेन डिफ्यूज होकर के चला आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे तो यहाँ पर क्योंकि ग्लाइसिन है, क्या है ये, ग्लाइसिन है मीन्स एमिनो एसिड है, तो इसमें क्या होगे, इसमें आपको पता है अमोनिया पाया जाएगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा फिर से अगेन एक क्या है, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है जिसके थ्रू क्या होगा, ये क्या होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसमें, जिसके कारण CO2 निकलेगा और क्या होगा, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में। याद रखेंगे, ग्लाइसिन जो क्या है, एमिनो एसिड है, इसके पास दो अमोनिया के क्या हैं, ग्रुप है। कितने, दो अमोनिया के क्या हैं, ग्रुप हैं। तो एक क्या हो जाएगा, यहां पर निकल जाएगा, एक और क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। अब जब ये बच गए तो फिर क्या होगा, अब ध्यान देंगे एक चीज और इसमें, क्या, ग्लाइसिन कितने कार्बन का परमाणु है, ग्लाइसिन भी 3 कार्बन का परमाणु, 4 कार्बन का परमाणु है। ठीक है। अब 4 कार्बन, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल बन रहे तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। अब ये जब एक कार्बन निकल गया तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, कार्बन के 3 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा बनेगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे जिसका नाम है सेरीन। 3 कार्बन, ये कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन 2 अणु हैं, लेकिन ये जो होगा, ये अब 3 कार्बन खाया है तो 1 अणु बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, फिर से जो सेरीन है ये अगेन क्या होगा, डिफ्यूज होगा। सेरीन कहाँ चला आएगा, अगेन परऑक्सीसोम में। याद रखेंगे, ये तो परऑक्सीसोम में आ रहा है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। देखिए, अभी हम कुछ चीजें इसको लास्ट में आपको हम बताते हैं ना, यहाँ बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो जो सेरीन है, ये सेरीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हाइड्रोक्सी पायरुवेट आप नाम सुने हैं इसका, क्योंकि यहां से जो NH2 था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से ये किसके साथ, ग्लाइऑक्सिलेट के साथ मिल करके किसका निर्माण करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट साथ मिल करके फिर से ग्लाइसिन का निर्माण करेगा। ये जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है, एक कार्बन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, 3 कार्बन है तो एक ही अणु बना। ठीक है। तो ये क्या होंगे, यहां पर फिर से क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, इसमें क्या हो जाएंगे, NAD लिया है ना, तो एक हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन लगेगा, तो अब क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट है, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए इसको जो ग्लिसरेट है, इस ग्लिसरेट को हम ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
तो क्या बन जाएगा, फिर NAD बन गया। अब ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल अगेन जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद, क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ये एक एंजाइम लगेगा ग्लिसरेट काइनेज, और एक क्या लगेंगे, ATP लगेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये PGA रुबिस्को के साथ, RUBP के साथ क्या होगा, रुबिस्को क्या करेगा, जोड़ करके इसको कहाँ पहुंचा देगा, PGA को, कहाँ बनेगा, केल्विन चक्र में। ध्यान देंगे ये साइकिल क्यों चला है, याद रहे हमने आपको बताया था ये क्या है, डबली बेस्ड फुल प्रोसेस है। तो इस नुकसान को मिनिमाइज कर देना, कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कार्बन का अगर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, केल्विन चक्र चलेगा नहीं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब इसमें दो दो अणु लिए हैं, तो कितने, 4 कार्बन नुकसान होने की बजाय एक ही कार्बन नुकसान हुआ, बाकी को फिर से क्या कर लिया गया, PGA के फॉर्म में अरेंज कर लिया गया, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में अरेंज कर लिया गया, और इसके बाद फिर ये केल्विन चक्र में चला गया। तो साधारणतः क्या हुआ, केल्विन चक्र फिर स्टार्ट हुआ। याद रखें, ये जो C2 साइकिल हम पढ़ रहे हैं, ये C2 साइकिल भी C3 प्लांट में चलते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों C4 प्लांट में क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि वो अपने अंदर एक विशेष प्रकार का क्या डेवलप किए थे, क्रेंज एनाटॉमी डेवलप किए थे, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, ये इसी में चलेगा। ठीक है, तो C3 साइकिल जिसमें चलेगा, जिस प्लांट में, उसमें C2 साइकिल भी चलेगा, क्योंकि इनमें रुबिस्को दोनों में पाया जा रहा है, लेकिन वहां रुबिस्को क्या था, क्रेंज एनाटॉमी में, बंडल शीथ सेल में था। ठीक है ना, विश यू ऑल द बेस्ट। कल नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैम प्लांट क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, हम देखेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।